एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी परिवार खेती किया करते थे, लेकिन उन किसानों द्वारा की गई खेती हरी भरी खेती नहीं थी। वहां काली खेती होती थी। उस फसल में से निकलने वाला अनाज भी काला होता था। इस बात से सभी किसान बहुत परेशान थे। इसीलिए गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके ये फैसला लिया कि हम हमारे इस गांव की मुसीबत को मिटाकर रहेंगे। तभी एक किसान बोला कि इस मुसीबत का हल कैसे निकालेंगे। तभी सरपंच ने कहा, मैं एक काला जादू के तांत्रिक को जानता हूँ। सभी गांव वालों ने मिलकर तय किया कि कल सुबह हम सभी में से कोई 5 व्यक्ति जाएंगे और ये बात करके सारे लोग अपने अपने घर चले गए। अब सुबह 4 किसान और सरपंच मिलकर उस तांत्रिक से मिलने के लिए चले गए। तांत्रिक एक जंगल में रहता था। जंगल में सरपंच पहुंचकर देखने लगा कि तांत्रिक की झोपड़ी किस तरफ है। तभी एक किसान ने कहा, वहां देखो, आग जल रही है। तभी वो लोग दौड़कर उस आग के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मंत्रोच्चारण करते हुए बरगद के पेड़ पर कुछ बांध रहा था। जब तांत्रिक अपने काला जादू की पूजा करके अपनी झोपड़ी में गया तो सरपंच और किसान भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी में चले गए। तभी उस तांत्रिक ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? सरपंच बोला, तांत्रिक बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक ने कहा, कैसी मदद चाहिए, बताओ। सरपंच कहने लगा, बाबा, हमारे गांव के किसान जब अपने अपने खेत में खेती करते हैं और जब फसल उगती है, बड़ी होती है, तो वो फसल का रंग काला हो जाता है। तभी तांत्रिक बोला, बस रुक जाओ, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी क्या मुसीबत है। मुझे ये बताओ कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। सरपंच ने कहा, कई सालों पहले बरसात का मौसम था। खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही थी और किसान खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी एक रात बारिश हो रही थी और एक साधु बारिश से बचने के लिए एक किसान के खेत में पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। तभी उस किसान ने ये देख लिया और उस किसान ने उस साधु को लात मारकर ये कहा कि मेरे खेत से बाहर निकल जाओ, तुम मेरी फसलों को नष्ट कर रहे हो। साधु क्रोध से आग बबूला हो गया और वहां से खड़ा हो गया और वहां से जाते जाते साधु ने उसे श्राप दिया कि इस गांव की फसल काली हो जाएगी और तुम्हारी इसी वक्त मौत हो जाएगी। किसान ने कहा, झूठा साधु। तभी देखते ही देखते फसल का रंग काला पड़ने लगा। बारिश में भीगता हुआ किसान अब बहुत डर गया। साधु की बात हकीकत हो रही थी, फसल तो काली हो गई और उसने ये भी कहा था कि मेरी भी मौत हो जाएगी। ये सब कुछ सोचकर किसान अब बहुत ज्यादा डर गया और वहां से पूरी तेजी से भागने लगा। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर कीचड़ में फिसलने के कारण वो गिर गया। तभी खेत के चारों तरफ नुकीले छोटे खंबे उसके सीने में घुस गए और उसकी वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद से हमारे यहाँ काली फसल ही होती है। इसका निवारण करने के लिए हमने उस साधु को भी बहुत खोजा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। पहले तो सरपंच चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी शर्त क्या है? तांत्रिक बोला, मेरी शर्त है कि तुम्हें आने वाली 5 अमावस्या तक मुझे एक मनुष्य लाकर देना होगा, जिसकी बलि देकर मैं तुम्हारी समस्या को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सरपंच ये सुनकर एक बार के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। इतना कहकर सरपंच और किसान अपने गांव वापस आ गए।
फिर दूसरे दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाकर तांत्रिक की वो शर्त उन्हें बताई। सारे गांव वाले इस शर्त को सुनकर बहुत घबरा गए। एक किसान बोला, शर्त तो हम मान लेंगे, लेकिन अपनी बलि देने के लिए तैयार कौन होगा? ये सुनकर सभी सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। तभी एक किसान बोला, क्यों ना हम पास वाले गांव से किसी मनुष्य को उठाकर ले आए। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए और फिर आने वाली अमावस्या का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों के बाद अमावस्या आ गई और उस रात को 3 लोग पास के गांव में चले गए। वहां पर एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी चुपके से उन तीनों लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और उस बच्चे का मुंह ढककर उसे वहां से उठाकर ले गए और उस तांत्रिक के पास ले आए। तांत्रिक ने उस बच्चे की बलि दे दी और फिर वो तीनों लोग अपने गांव वापस आ गए और अपने घर जाकर सो गए। सुबह गांव वालों ने देखा तो उनकी फसल का रंग थोड़ा सा हरा हो गया था। अब तो सभी गांव वाले खुश होने लगे कि तांत्रिक बाबा का उपाय काम कर रहा है। इसी तरह सारी अमावस्या को यही चलता रहा, लेकिन इस बार फसल का रंग काला का काला ही रहा। इस बात से गांव वाले दुखी हो गए और उस तांत्रिक बाबा के पास दोबारा गए। सभी गांव वालों ने उस तांत्रिक की झोंपड़ी में देखा तो वो तांत्रिक मर चुका था। सरपंच ने पूछा, ये कैसे हुआ? कौन आया था यहाँ बीती हुई अमावस्या को बलि देने के लिए और बाबा को मनुष्य देने के लिए? तो एक किसान सामने आकर बोला, मैं गया था। सरपंच ने पूछा, बताओ उस अमावस्या को क्या हुआ था? वो किसान कहने लगा, हर रोज की तरह हम उस बलि के लिए एक 28 साल का व्यक्ति लेकर आए थे और हमने उस व्यक्ति को तांत्रिक बाबा को दे दिया। हम भी वहीं पर बैठ गए। जब तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए पानी के छींटे मार रहे थे तो कुछ छींटे उस 28 साल के व्यक्ति पर गिर गए, जिससे वो उठ गया और पास में पड़े चक्कू को लेकर उसने तांत्रिक के सीने में खोप दिया और वहां से भाग गया। हमने उस आदमी का बहुत पीछा किया। उसके बाद वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। हमने पीछे से जाकर उसके सिर पर पत्थर मार मार कर उसे मार डाला और तांत्रिक के मृत शरीर को झोंपड़ी में रख दिया। अब सारे गांव वाले वहां से अपने गांव आ गए और एक जगह इकट्ठा होकर वहां पर बैठ गए। अब किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। परिस्थिति दोबारा वैसी ही हो चुकी थी और अब तो वो तांत्रिक बाबा भी मर चुका था। तभी अचानक उनके गांव में एक साधु का प्रवेश हुआ। साधु को ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चला, ये तो वही साधु है जिन्होंने हमारे गांव को श्राप दिया था। तभी सभी गांव वाले साधु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। साधु ने कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा गांव मेरे श्राप से मुक्त हो जाए तो ठीक है, मैं तुम लोगों के गांव को श्राप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी। उसके बाद साधु पूजा का सारा सामान मंगवाता है और पूजा शुरू करता है। जैसे जैसे साधु आग में राख डालता है, वैसे वैसे एक एक गांव वाले की मौत होती जाती है। किसी को खून की उल्टी होने लगती है तो किसी के सीने में अचानक ही इतना दर्द होने लगता है कि वो उसे सहन ही नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। किसी भी गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद जैसे जैसे पूजा खत्म होने को आई, धीरे धीरे करके सारे गांव वाले मरते चले गए और पूजा समाप्त होते ही पूरा गांव मौत के घाट उतर चुका था। दरअसल वो साधु भी एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था
और अपने अपमान का बदला वो गांव वालों की मौत के साथ लेना चाहता था। और इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए उस पूरे गांव को शमशान घाट में बदल दिया। और यहाँ तक कि अब वो साधु उसी गांव में रहने लगा और उसने यहाँ तक तय कर लिया कि अब इस गांव में जो भी आएगा उसे मैं खुद अपने हाथों से मौत की बलि चढ़ाऊंगा। किसी का एक अपमान इतने बड़े इंतकाम में बदल सकता है, ये तो कभी कोई सोच नहीं सकता। वैसे कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना या देखा है जो सीधे आपको नरक तक ले जाए? ऑफ कोर्स आप जानो तो दूर, ऐसा सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि कहीं ना कहीं इस जमीन पर एक ऐसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत दिनों से इस बात की अफवाह थी कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह भी है जहां जाकर सब गायब हो जाते हैं। मतलब कि वो जगह धीरे धीरे सब चीजों को निगलती जा रही है। पर ऐसी जगह है कहाँ और कौन वहां जाए, ये भी एक समस्या थी। बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बस धीरे धीरे सारे जानवर और लोग गायब होते जा रहे थे। और वो जगह कहाँ है, वहां क्या होता है, इन सब को बताने के लिए कोई आज तक वापस ही नहीं आया था। अब करे भी तो क्या करे सिवाय इंतजार के। और इस बात का ठेका कौन ले, खतरा कौन मोल ले, ये अब गले में फंसी हड्डी की तरह होता जा रहा था। बहुत हाथ पैर मारने के बाद लोगों ने गांव के आसपास घूमना शुरू किया। और एक दिन एक आदमी ने ये देखा कि एक बहुत बड़े दरवाजे के आकार की एक आकृति बनी है और उसके पीछे कुछ भी नहीं है, जैसे किसी ने बीच पहाड़ी पर एक खाली दरवाजा लगा दिया हो और घर बनाना भूल गया हो। वो लगातार देखता रहा और अचानक उसने देखा कि उसकी एक गाय उस दरवाजे के पार हुई, लेकिन दूसरी पार दिखी ही नहीं। उसने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत देर तक उसने उस दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार भी किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर क्या था, वो वहां से भागा भागा अपने गांव पहुंचा और गांव के सभी लोगों को इस बारे में बताया। अब गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे और मिलकर उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और रात का साया गहरा हो चुका था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं कि उन सभी को अपने अपने खोए हुए लोगों की आवाजें आने लगती है। हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। बहुत ही तेज रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इतनी तेज आवाजें थी कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर क्या था, धीरे धीरे लोग वहां जाने लगते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। तभी एक बाबा बोलते हैं, अब कोई अंदर नहीं जाएगा और जो भी जाएगा वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सभी घबरा जाते हैं और कोई अंदर नहीं जाता। फिर बाबा कहते हैं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। और इतना कहकर वो वहां से सीधे उस दरवाजे के पार चले जाते हैं। और बहुत देर बाद भी जब वो वापस नहीं आते तो लोग यही सोच लेते हैं कि वो बाबा भी अब गए और अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। वो लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो सब? सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि बाबा तो वाकई में वापस आ गए हैं। अब सब उस बाबा की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, रुको, सब यहीं रुको। हम कैसे मान ले कि ये वही बाबा है जो गया था? क्या पता ये कोई बुरी शक्ति हो। तभी बाबा सबको समझाते हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैं वही बाबा हूं।
लेकिन हाँ, वाकई में वहां पर एक ऐसी दुनिया है जहां जो भी जाएगा वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस और जो दुनिया है वो पूरी तरह से बुरी शक्तियों से भरी हुई है और धीरे धीरे करके वो सबको निगलती जा रही है। मैं तो इसीलिए वापस आ गया क्योंकि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं और बुरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमें इस दरवाजे का कुछ तो करना होगा। इसे हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे मंत्रों से बांध जरूर सकता हूं। पर ध्यान रहे, जिस दिन भी कोई एक आदमी भी इसके अंदर चला गया तो इसकी कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। सब के सब लोग हामी भरते हैं और वो बाबा उस दरवाजे को बांध देता है। लेकिन एक रात वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार उस दरवाजे से नहीं बल्कि बाबा के घर से। दरअसल एक आदमी बाबा से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी में गया था। वो जब अंदर गया, काफी समय होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। बहुत दिन बीत गए, पर ना ही बाबा का कुछ पता था और ना ही उस आदमी का। उसके बाद उस आदमी को ढूंढने के लिए एक अगला आदमी बाबा की झोपड़ी में गया, तो वो भी दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। और उस दिन के बाद से गांव वालों ने कभी बाबा को देखा ही नहीं। और जो भी कोई बाबा की झोपड़ी में गया वो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आया। तो क्या सच में वो बाबा ही था या फिर कोई बुरी शक्ति? कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। मेरा भाई अजय मुझसे 3 साल बड़ा है और वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है, कभी किसी चीज से नहीं डरता। मैं भी अपने भाई जैसा बनना चाहता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों की बात है, हम लोगों ने एक दूसरे घर में शिफ्ट किया था क्योंकि पापा का बार बार ट्रांसफर होता रहता था। घर देखने में बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, लेकिन काफी पुराना भी था। वहाँ के लोग दबी आवाज में उस घर के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि वहाँ कोई भूत प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति जैसी कोई चीज है। लेकिन मेरे घर वाले इस बात को नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये सब मजाक ही लगता था। पापा तो सीधा यही बोलते थे कि जो लोग इतना बड़ा और अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर पाते वही लोग ऐसी बातें बनाते हैं ताकि कोई और भी वो घर ना ले सके। और कभी कभी एक बिल्डर भी ये काम करता है ताकि प्रॉपर्टी की रेट डाउन करवाकर वो प्रॉपर्टी अपने मनचाहे रेट में खरीद कर उसमें कुछ भी बना दे ताकि उसका मुनाफा हो सके। कुल मिलाकर हमारे घर का कोई भी इंसान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीजें भी होती है। खैर, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरुआती पहले हफ्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सब साथ में सोते थे। अब इतना बड़ा घर था और हम लोगों को अलग अलग सोने या रहने की आदत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम दोनों भी बड़े हो गए हैं तो हमें भी अलग अलग रूम में सोना चाहिए। फिर क्या था, मेरे भाई अजय ने डिसाइड किया कि अब से वो एक अलग रूम में सोएगा और उसने अपना एक रूम चूज कर लिया। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मैंने तो मना कर दिया था कि मैं तो मम्मा पापा के साथ ही सोऊंगा। उस दिन लगभग आधी रात को अचानक मेरे भाई के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और हम एकदम से उठकर भागे तो हमने देखा कि मेरा भाई पसीने से पूरा लथपथ है और डर के मारे हाँफ रहा है। जैसे ही उसने मम्मा पापा को देखा वो एकदम से भागकर उनके गले लग गया और रोने लगा कि मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पर। और ये सब देखकर मेरी हंसी निकल गई। बड़े आए अकेले सोने वाले, उतर गया ना सारा भूत। पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए अजय से कहा, तुम आज अकेले पहली बार सोए हो ना, इसीलिए तुम्हें डर लगा है। कोई बात नहीं है, अब तुम हमारे साथ आकर सो जाओ। उसके बाद हम चारों साथ सो गए और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन फिर भाई ने जिद पकड़ ली कि वो अलग ही सोएगा। कल तो पहली बार था तो शायद इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा होगा। अब पापा मम्मा भी मान गए
और फिर वो उसी रूम में जाकर सो गया। तकरीबन रात के 2 बजे होंगे। मेरे भाई के फिर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और हम लोग फिर से भागकर गए तो देखा कि वो तो सोया हुआ है। और जब हमने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। हमें लगा कि शायद हमारे कान बजने लग गए हैं और हम फिर से वापस आकर सो गए। अगले दिन सुबह भाई कुछ कमजोर सा लग रहा था। अचानक से मानो जैसे कितनी ही रातों से सोया ही नहीं हो। मम्मी ने भी उसे कहा, तू ऐसा कर, वहां मत सो, हम लोगों के साथ ही सो जाया कर। लेकिन पता नहीं भैया को क्या हो गया था, जैसे कोई भूत सा सवार हो गया हो, मान ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना बेड वहीं पर लगवा लूं, तो मैं और भैया दोनों साथ सो जाएंगे और भैया को डर भी नहीं लगेगा और उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने भी अपना बेड वहीं लगवा लिया। उस रात ठीक 2 बजे मेरा भाई जोर से चीखा और मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा एक बूढ़ी लाल बालों वाली औरत मेरे भाई के गले पर बैठकर उसे अपनी लंबी जीभ से चाट रही थी और मेरा भाई चीखते जा रहा था। ये सब देखकर मेरी अपने बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बस अपनी चादर से मुंह ढककर वो सब देख रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई और सबसे पहले ये बात मैंने मम्मी और पापा को बताई। वो लोग मेरी इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। भाई ने भी कहा कि ये सब सच कह रहा है, लेकिन उसने मुझे बोला था कि मैं अगर ये बात किसी को भी बताऊंगा या फिर अलग कमरे में सोऊंगा तो वो सबको मार डालेगी और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी वहां सोना पड़ता है। उसके बाद तो मम्मी पापा को वहां रहने वाले आस पड़ोस के लोगों से भी उस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला और उन्होंने बताया कि आपके घर में एक बहुत ही खूंखार और बहुत बुरी लाल बालों वाली बुढ़िया की आत्मा है। वो अपने आखिरी दिनों में अपने बेड पर ही सड़ सड़कर मर गई थी और जैसे ही हम लोगों को इस बात का पता चला तो सबसे पहले हमने उस बेड को ही जला डाला ताकि वो दोबारा ना आ सके। अब हम लोग भी रिलैक्स थे कि अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी और हम फिर उसी रूम में जाकर सो गए। लेकिन जब आधी रात हुई तब फिर से वही सब भाई के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और वही बूढ़ी लाल बालों वाली औरत भाई के मुंह को अपने जीभ से चाटती हुई मुझे दिखाई दी। अगर वो बूढ़ी औरत बेड से नहीं आती थी तो अब उसके आने का जरिया क्या था? इस बात को हम लोग नहीं समझ पाए और अगले ही दिन हमने वो घर खाली कर दिया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस लाल बालों वाली बुढ़िया के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है और मेरे भाई को तो आज भी उस बूढ़ी औरत के डरावने और खौफनाक सपने आते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। एक ऐसा जंगल, जब उसे आधुनिकता की बलि चढ़ना पड़ा तो खुद वो जंगल भी दर्द से चीख पड़ा। क्या था ऐसा जिसने उस जंगल को चीखने पर मजबूर कर दिया? एक ऐसा परिवार जो सदियों से उस जगह और उसकी हरियाली को बचाते आया है, लेकिन कुछ लालची बिल्डर्स ने उस जगह को बर्बाद करने की ठान ली और सोचा कि क्यों ना वहां पर शॉपिंग मॉल और बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट करवा दी जाए ताकि अच्छा मुनाफा हो। और क्योंकि पहाड़ियां हमेशा से लोगों के घूमने का और रिलैक्स करने का सबसे अच्छा विकल्प रहा है, तो ऐसे में ये सब यहाँ लाकर
मुनाफा भी अच्छा होगा। बस क्या था, उस शहर के एक बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों से मिलने का मन बनाया और सोचा कि उनको थोड़ा लालच देकर अपनी मन मर्जी कंस्ट्रक्शन वहां करवा सकता है। उसके बाद उस बिल्डर ने उस गांव में एंट्री ली और अगले ही दिन से लोगों को डेवलपमेंट और रोजगार के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया कि अगर ये सब यहाँ आ जाए तो सोचो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने भी पूछ लिया, अगर ये सब आपको करना ही है तो आपको बदले में क्या चाहिए? बिल्डर ने कहा, बस ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आधा जंगल चाहिए। और फिर देखना, ये सब जंगली जानवर आपको परेशान नहीं करेंगे और आप लोग भी वही लाइफ जिएंगे जो शहर के लोग जीते हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठा और बोला, हम उन जंगलों को नहीं छेड़ सकते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन जंगलों में एक अजीब सी शक्ति है जो उनकी रक्षा करती है और आज तक कोई उन्हें काट नहीं पाया है और हम लोग उन शक्तियों की पूजा करते हैं हर साल। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम उस जंगल को काटने नहीं देंगे आपको। उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी बोलने लग जाते हैं और सब मना कर देते हैं कि सदियों से जो कुदरत का नियम चला आ रहा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और सब एक साथ मिलकर बिल्डर पर चिल्लाने लगते हैं कि अब निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ उस कुदरत का कहर हम पर भी टूट पड़ेगा। तब तो वो बिल्डर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उस गांव का पुराना सरपंच आता है और कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। बिल्डर उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर एक आलीशान होटल में ले जाता है और पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी कहता है, ये लोग आज भी वही पुरानी रीत पर चल रहे हैं, ऐसा हमारे बुजुर्गों का मानना था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा कुछ और लालच दो तो शायद ये मान जाएंगे। बिल्डर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं, किस तरह का लालच देना होगा? फिर वही आदमी समझाते हुए कहता है, अब आप ही देखो, गांव और छोटे शहरों के बच्चों को आगे पढ़ना लिखना हो या कोई भी काम धंधा करना हो तो बड़े शहर ही जाना पड़ता है, और दूसरा यहाँ पर कोई मनोरंजन का साधन भी तो नहीं है। अगर आप इन सब लोगों को इन बातों का लालच दोगे तो शायद ये लोग मान जाएंगे। तभी बिल्डर भी तपाक से कहता है, इन सब में तुम्हारा फायदा क्या है जो तुम मेरी मदद कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, बस हम तो छोटा सा कुछ चाहते हैं। वो क्या है ना, मुझे यहाँ के सरपंच की गद्दी और जो भी आप डेवलपमेंट करोगे ना उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और रही जोखिम की बात, तो एक बार सब लोग मान जाए फिर वो सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बताइए, मंजूर है साहब? बिल्डर भी मान जाता है और उसी दिन पेपर्स भी तैयार करवा लेता है और अगले ही दिन फिर वो दोनों उस गांव में वापस आते हैं। वहां के लोगों को इन सब बातों का लालच देकर सबसे साइन करवा लेते हैं। अब बात आती है काम की, तो बिल्डर अगले ही दिन सारी मशीनें मंगवा लेता है और कहता है कि काम की शुरुआत अगले दिन से ही करेंगे। अगले दिन जैसे ही मशीन स्टार्ट करने की कोशिश की तो पता लगा कि उनमें तेल ही नहीं है। अब बिल्डर परेशान हो गया, उसका एक और दिन खराब हो गया था। फिर जैसे तैसे करके तेल का टैंकर मंगवाया गया तो पता लगा कि उसी रात टैंकर में आग लग गई। अब बिल्डर ने भी ठान ली थी
कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस जंगल को तो मैं कटवा कर ही रहूंगा। बस फिर उसने मजदूरों की मदद ली कि अब ये मजदूर काम करेंगे। अब कुदरत के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो कुदरत भी कब तक शांत रहेगी। फिर क्या था, जैसे ही मजदूरों से जंगल की कटाई शुरू करवाई गई, वैसे ही उन्हें जोर जोर से कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो मजदूर अभी तक कुछ ही पेड़ काट पाए थे कि शोर इतना भयंकर हो गया कि वहां ज्यादा समय तक रुक पाना मुश्किल हो गया। अगले दिन जब मजदूर अपने अपने हथियार उठाने गए तो वो देखते हैं कि उनके हथियार पिघल चुके हैं। इतने में भी बिल्डर के समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि अगले दिन मैं खुद अपने सामने जाकर ये सब कटवाऊंगा। उसके बाद बिल्डर ने वहीं अपना टेंट लगा लिया और उसने खुद अनुभव किया कि वाकई में बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और उसके कुछ ही पल बाद बिल्डर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, उतनी ही देर में उस बिल्डर की कहानी खत्म हो गई और उसकी वहीं मौत हो गई। और ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो चीखने और चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही थी। ऐसा माना भी जाता है कि एक ऐसी पीढ़ी है जो सदियों से उस जंगल की रक्षा कर रही है और वो किसी का भी रूप ले सकती है, चाहे इंसान हो या जानवर। फिर कहीं वो पुराना सरपंच वही अनजान शक्ति तो नहीं था, क्योंकि होटल के कमरे से लेकर बिल्डर के टेंट तक पहुंचने में उसके पास कोई ऐसा आदमी ना तो देखा गया और ना ही महसूस किया गया जो अपने आप को उस गांव का पुराना सरपंच बताता था। तो क्या वो अदृश्य शक्ति पुराने सरपंच के रूप में आई थी, उस बिल्डर से अपना बदला लेने? कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक क्या है जिस पर आप भूतिया कहानियां सुनना पसंद करेंगे? अपना टॉपिक कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उन्हीं के ऊपर हॉरर स्टोरीज लाने की कोशिश करूंगी। चलिए, ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।